हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम किस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 दिन पहले हमने एक क्लास ली थी। उस क्लास में हमने आपको बताया था कि जो शिक्षण अभिक्षमता में जो प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं। उन चारों ऑप्शनों के जो नंबर हैं वो अलग अलग मिलने वाले हैं। वो इस बार ऐसा नहीं है। यानी 2022 से पहले था ऐसा कि जो सबसे टॉप स्पष्ट और एकदम रियल आंसर है, उसका जो सबसे सटीक आंसर है उसका तो नंबर मिलता है पूरा, यानी कि 3 में से 3। और उसके बाद में जिसको वरीयता क्रम में दूसरा 2 नंबर पर उसको यदि सही माना जाता है तो उसका आंसर जो है 2 माना जाएगा, और 3 नंबर पर है तो उसका 1 नंबर आएगा, और जो एकदम पूरी तरह से गलत है तो उसका 0 नंबर मिलेगा। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है वो 2022 से पहले था। 2023 में जो है इसमें परिवर्तन किया गया था, और बाद में जो सबसे एक उत्तर जो है, जो राइट है, उसी का 3 नंबर मिलेगा। बाकी तीनों ऑप्शनों में से कोई किया तो उसका 0 नंबर मिलेगा। यानी इस बार कंसेप्ट जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का वो कैसा है? 3-1-3-0 का है। यानी कि एक ही जो ऑप्शन है उसका 3 नंबर मिलेगा। बाकी यदि आप दूसरे करते हो तो उसका 0 नंबर मिलेगा। पिछले वीडियो सेशन में हमने जो आपको समझाया था वो प्रत्येक ऑप्शन को जो है गहराई से समझा दिया था कि यदि ये होता है तो उसके बाद में ये होना चाहिए। यदि आपने उसको ढंग से सुना है तो इसमें कोई गलत तो हमने किया नहीं, कि हम जो है और अच्छे से समझ लिया हमने सारे प्रश्नों को। 25 प्रश्न जो हमने उसमें ज़्यादा टाइम लगा लिया था उसमें, यानी कि वो फिर बहुत ज़्यादा हो गया था। अब अगले जो 25 प्रश्न हैं उनको हम इतना डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, यानी कि जो हमारा मेनली जो राइट आंसर है उसी राइट आंसर को देखेंगे। आप जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन पर चर्चा करेंगे कि ये आंसर जो है राइट है। तो ये जो 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला, क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद में हम जो है एक बड़ी मैराथन क्लास लाएंगे और उसमें सारे आपके जो शिक्षण अभिक्षमता के कंसेप्ट है वो सारे क्लियर कर देंगे। यानी जो टॉपिक है उसमें आपके ज़्यादा नहीं है, तो शिक्षण अभिरुचि वाली जो क्लास है वो आपके ज़्यादा जो है बड़ी नहीं होने वाली। ये क्लास भी आपके 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसको जो है हम शुरू करते हैं। 10 मिनट होगी या नहीं होगी ये अभी पता नहीं है। तो अब जो 25 प्रश्न हमने पहले देख लिए थे उसमें आपको अब घबराने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि जो मेन आपका जो 3 नंबर वाला उत्तर है वो तो हमने बता ही दिया था। बाकी हमने जो बताए थे कि इसका यदि ये करोगे तो 2 नंबर आएगा, वो करोगे तो 1 नंबर आएगा, वहां पर आपको पूरा जो है अच्छे तरीके से समझाया गया है। लेकिन अब आगे से ध्यान रखना है कि 2, 1 और 0, 2, 1 का जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। 2023 में भी नहीं था और 2024 में भी नहीं। हालांकि 2022 से पहले जितने भी 2008 से लेकर के 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो है शिक्षण अभिरुचि में जो है यही सिस्टम था। तो इस कारण से जो है वो आप उसको भूल तो क्या जाना, आप मतलब ध्यान रखना है कि हाँ ये ठीक है सिस्टम, है ना। अब समझ गए ना कि 3-0 का कंसेप्ट है इस बार, और पिछली बार भी था। तो अब जो है हम शुरू करेंगे यहाँ पर आपके 25 के बाद में जो 26वां प्रश्न है, यहाँ से शुरू करेंगे हम 26वें प्रश्न से। तो आपको जो है इस क्लास को निरंतर देखते रहना है कि यहाँ पर जो हमारे 26 से आगे वाले जो प्रश्न है वो किस प्रकार के रहने वाले हैं। तो देखो, अब यहाँ पर पहला प्रश्न आया है 26वां आपके सामने कि यदि आप अपने विद्यालय के छात्रावास वार्डन हैं, यानी कोई भी स्कूल है चाहे कॉलेज हो, वहां पर क्या होता है, एक छात्रावास होता है, हॉस्टल होता है। उस हॉस्टल के आप क्या है, वार्डन हैं या उनके देख रेख करने वाले हैं, तो आप अनुशासन कैसे स्थापित करेंगे? विद्यार्थियों, ये जो शिक्षण अभिक्षमता वाला जो आपके यहाँ पर जो है आपके विषय दिया गया है इसमें, तो इसमें आपको खुद को क्या मानना है? खुद को एक अध्यापक मानना है, और खुद को अध्यापक मानना है और सारे प्रश्नों को जो है करना है। और कहीं पर यदि आपको कहा जाए ना कि आप यहाँ पर ये हैं, तो आप क्या करेंगे? कहीं पर कहेंगे कि आप प्राचार्य हैं, कहीं पर कहेंगे कि आप जो है छात्रावास के वार्डन हैं, कहीं अन्य से आपकी जो चर्चा करें, कभी कहेंगे कि आप विद्यार्थी हैं। तो जब वो कहेंगे ना तभी आपको जो है उसके अनुसार जवाब देना है। बाकी सब में आपको क्या मानना है? आप एक अध्यापक हैं। आप क्या हैं? अध्यापक हैं। खुद को अध्यापक मानकर ही जो है आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं, क्योंकि आप भावी अध्यापक बनने जा रहे हो। तो अब हमें यहाँ पर मानना है छात्रावास का वार्डन। हम छात्रावास के वार्डन हैं, छात्रावास के जो है संरक्षक हैं, छात्रावास की देख रेख जो है हमारे ऊपर है, यानी हॉस्टल।
तो वहां पर हम अनुशासन कैसे स्थापित करेंगे? छात्रों के साथ संवाद स्थापित करके, यानी कि छात्रों से बातचीत करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, इससे क्या अनुशासन बैठ जाएगा क्या? इसके बाद में अचानक निरीक्षण द्वारा, यानी अचानक हम क्या करेंगे कि वहां का निरीक्षण करेंगे, या फिर परिस्थितियों के अनुसार, या फिर परिस्थिति, भाई किस प्रकार की परिस्थिति है, अभी जो है बच्चे किस तरह बैठे हैं, क्या वो बच्चे शांत हैं, तब जो है उनसे अच्छी बातें करें, यानी परिस्थिति किस प्रकार की है। उसके बाद में कठोर दंडात्मक रुख अपनाकर, यानी कि या फिर आप अपनी प्रवृत्ति जो है दिखा देंगे, कठोर दंड देंगे बच्चों को, तो अनुशासन वहां पर किस तरह से होगा? तो आप क्या करेंगे, अनुशासन यदि वहां पर स्थापित करना है छात्रावास में, तो आपको क्या करना होगा, आप इसका राइट आंसर जानते होंगे। इसका राइट आंसर है आपके छात्रों के मध्य संवाद स्थापित करके। छात्रों के मध्य क्या? छात्रों के मध्य संवाद स्थापित करके आप क्या कर सकते हैं? छात्रों के मध्य संवाद स्थापित करके छात्रों से बातचीत करेंगे। इसके दौरान जो बच्चे हैं, यदि आप अच्छे से बात करते हो बच्चों से, तो बच्चे आपके साथ क्या करेंगे? अच्छा व्यवहार करेंगे, है ना। और आप जो है उन्हें सही से समझा देंगे, तो बच्चे फिर जो है अनुशासन में रहेंगे। तो इस प्रकार हम जो है ना, यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन को जानने वाले हैं कि जो सटीक आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर सीधा हम सिर्फ एक ऑप्शन को जानने वाले हैं। हालांकि इसमें हम पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम होगा, तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन को यहाँ पर देखना है कि जो मेनली जो फर्स्ट एकदम राइट, एकदम करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा होगा, तो उसी पर हम जाएंगे। बाकी जो है हम वो इतना डिटेल से चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया? छात्रों के साथ संवाद स्थापित करके। ये इन चारों ऑप्शनों में से जो सबसे सटीक आंसर है वो क्या है? छात्रों के साथ संवाद स्थापित करके। हालांकि दूसरी जो है आप अपना सकते हो परिस्थितियां, दूसरी चीजें भी आप अपना सकते हो, वो तो आपके व्यवहार पर डिपेंड करेगा कि आप जो है किस परिस्थिति में हैं, आप जो है उस बच्चे भाई किस तरह के हैं, है ना। सामान्यतः यदि कोई हमें जो है कोई भी पदभार सौंपा जाता है, तो हम सामान्यतः जो सरल तरीका होता है, जो बेस्ट तरीका होता है वही अपनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि छात्रों के साथ सबसे पहले क्या करनी है, हमें बातचीत करनी है, उनके साथ संवाद जो है करना है। उसके बाद जो है वो क्या, वहां पर क्या होगा, वहां पर अनुशासन स्थापित होगा। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों के साथ, अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण निर्भर करता है। यानी ये बात क्या कह रहा है कि जो आपके स्कूल के प्राचार्य हैं, यानी प्रधानाचार्य हैं, और इसके साथ साथ स्कूल के जो हमारे अन्य टीचरगण हैं, इन दोनों के मध्य, या अन्य टीचर हैं तो बहुत ज्यादा टीचर हैं, इन सभी के मध्य, यानी हमारे सभी गुरु जो हैं स्कूल में जो थे बचपन में जब हम पढ़ते थे, तो वहां पर उन सब के मध्य जो संबंध होता था उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण निर्भर करता था। बिल्कुल करता था, क्या था? सदैव करता था। इसका आंसर क्या देंगे हम कि यह सदैव करता था। यानी कि वहां पर विद्यालय के जो शिक्षक गण हैं वो आपस में किस प्रकार के हैं, विद्यालय के शिक्षक जो हैं वो किस प्रकार जो है आपस में रहते हैं, क्या वो सारे उन सब की प्रवृत्ति जो है किस प्रकार की है, वो व्यवहार सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं, उन पर ही पूरे विद्यालय का वातावरण निर्भर करेगा। यानी फिर बच्चे भी वैसा ही काम करेंगे। यदि टीचर जो हैं, यदि एक ही स्कूल के दो टीचर हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उन दोनों की बनती नहीं है दो टीचरों की, तो फिर बच्चे भी क्या करेंगे, उन शिक्षकों की तरह ही जो है सीखेंगे, बच्चे भी आपस में उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। यदि उस स्कूल में जो सारे शिक्षक हैं वो अच्छा व्यवहार करते हैं, बच्चे भी उनको देखकर फिर क्या करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। इस प्रकार ये जो है प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण निर्भर करता है। विद्यालय का संपूर्ण वातावरण, फिर तो हमने बच्चों की एक्टिविटी के बारे में बताया, विद्यालय का जो संपूर्ण वातावरण है वो उस पर निर्भर करता है। तो ये सदैव होगा, कभी नहीं, संभवतः प्राय नहीं होगा, ये क्या होगा, सदैव होगा। चौथा ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है आपके अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। आपके पड़ोसी हैं, उनसे संबंध तोड़कर ही क्या संबंध स्थापित, जो जीवन है वो सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी कभी, या उक्त कोई नहीं। तो अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि छात्र शांति से बैठे रहें, छात्रों का मनोरंजन होता रहे, छात्र शिक्षक से भयभीत रहे, या
अध्यापक एवं छात्र के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। सौहार्दपूर्ण संबंध का मतलब क्या हो गया कि वो जो है अच्छे से संबंध आप बना रख सके। और सौहार्दपूर्ण संबंध का मतलब क्या हो गया, उनका जो संबंध है वो हो एकदम सौहार्दपूर्ण हो, सादगी भरा जो है उनका संबंध हो, वो जो है अच्छी बातें करते हो, या फिर छात्र और जो अध्यापक के बीच का जो रिश्ता है वो एक गुरु शिष्य का ही रिश्ता हो, वो यानी जिस प्रकार संबंध होना चाहिए उसी प्रकार का वो संबंध है। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक क्या है। तो यहाँ पर अच्छे वातावरण के लिए यही आवश्यक है कि अध्यापक और छात्र का जो है मध्य जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। तभी जो है वहां पर कक्षा का वातावरण जो है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। या यही जो है सबसे परफेक्ट आंसर है। बाकी आप जो है ये तो खुद से ही कर सकते हो कि ऊपर वाले तीनों ही जो है वो क्या है, इससे घटिया स्तर के ऑप्शन हैं। आप एक अध्यापक हैं, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार होगा। आप एक अध्यापक हैं और आपकी सहयोगी अध्यापिका हैं, वो जो है उसके साथ आपका व्यवहार क्या होगा। यानी आप एक स्कूल में टीचर हैं और उस स्कूल में कोई अन्य महिला टीचर जो है वो भी क्या है, वो भी वहां पर जो है अध्यापिका हैं, वो भी उसी पद पर हैं। तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा रहेगा, विशेष व्यवहार रहेगा या अनिश्चित व्यवहार रहेगा या कठोर रहेगा या फिर सामान्य रहेगा। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उनके साथ विशेष व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ हमारा जो व्यवहार रहेगा वो सामान्य व्यवहार रहेगा। यानी जिस प्रकार का हमारा जो व्यवहार है वो अन्य टीचरों के साथ रहेगा, वही व्यवहार हमारे उसी अध्यापिका के साथ रहेगा। उसके साथ जो है विशेष थोड़ी होगा, उसके साथ भी कैसा व्यवहार होगा, सामान्य व्यवहार होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उस सहयोगी अध्यापिका के साथ हमारा जो व्यवहार है वो भी सामान्य व्यवहार ही रखना है। हमें कैसा व्यवहार रखना है, सामान्य व्यवहार रखना है। देखो न तो विशेष रखना है न ही अनिश्चित रखना है। ऐसा नहीं कि निश्चित नहीं है, उसके साथ कभी जो है अच्छी बातें हो जाएगी कभी बुरी बातें हो जाएगी, ऐसा अनिश्चित व्यवहार भी नहीं रखना है। उनके साथ हमेशा सामान्य व्यवहार ही रखना है और न ही कठोर व्यवहार रखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई भी टीचर हो तो उनके साथ हमारा जो व्यवहार होगा वो सामान्य व्यवहार ही होगा। कोई यदि हमारे जीवन में कोई विशेष कोई व्यक्ति है जिनका हमारे जीवन में विशेष योगदान है या तो उसके संबंध में हम कोई बात हो तो वो बात अलग है कि उससे हमारा जो है संबंध विशेष है तो हम उनके साथ विशेष व्यवहार करेंगे, वो बात अलग है। यहाँ पर आपको पूछा है कि आपकी सहयोगी अध्यापिका है तो उस स्थिति में हमारा जो व्यवहार होगा वो सामान्य व्यवहार होगा। देश की उन्नति तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, क्षेत्र एवं भाषा की संकीर्णता से दूर होकर कार्य करे। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? यानी हमारा देश प्रगति कब करेगा? जब हमारे देश के सभी नागरिक किसी प्रकार की जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करे। संकीर्णता का मतलब क्या हो गया? छोटी सोच, यानी उसकी जो मानसिक सोच है वो छोटी, यानी थोड़ा सा विदेश क्या गया, वहां से इंग्लिश सीख ली और गांव आकर इंग्लिश छांटने लग गया, यानी कि भाषा का वो दिखावा करने लग गया। क्षेत्र कि मेरा उस सिटी में जन्म हुआ या फिर मैं वहां का रहने वाला हूं, वहां दिल्ली रहता हूं, वहां का मेरा रहन सहन खान पान सब ऐसा है, तो उस आधार पर भी उसकी संकीर्ण जो सोच है वो उस व्यक्ति से छोटे व्यक्तियों के प्रति उसकी सोच जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ी संकीर्ण हो जाती है, यानी जो है छोटी सोच हो जाती है। इसके अलावा धर्म के आधार पर जो है बहुत ज्यादा भेदभाव बढ़ रहा है, जाति के आधार पर भी भेदभाव। तो ये जो संकीर्णता है यानी छोटी सोच है, इसको यदि दूर होकर कार्य करते हैं हम, यदि ये हमारे मन में नहीं है, जाति के आधार पर हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, धर्म के आधार पर भी हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्षेत्र के आधार पर भी हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, भाषा हम सबकी भाषा जो है समान माने, सभी भाषाओं की हम जो है इज्जत करें, ऐसा यदि है, सभी धर्मों का हम जो है सम्मान करें, ऐसा यदि हमारे देश में प्रत्येक नागरिक के दिल में होगा तो हमारा देश क्या करेगा? हमारा देश उन्नति करेगा या नहीं करेगा? हमारा देश आगे जाएगा नहीं जाएगा? यही तो हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे जाए। यदि आप ऐसा चाहते हो तो हमें इन सब छोटी सोच वाली चीजों से जो है दूर रहना है। यानी ये सब सारी जो संकीर्णता है, इन धारणाओं को हमें जो है खत्म करना है। ये सारी धारणाएं न तो हमारे मन में होनी चाहिए न ही किसी अन्य के मन में होनी चाहिए। तो ये हमें पूरी तरह से जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या तो पूर्णतः सहमत हैं या आंशिक सहमत हैं या फिर आंशिक असहमत हैं या फिर उक्त कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हम यहाँ पर क्या है, पूर्णतः सहमत हैं। यहाँ पर हम क्या है, पूर्णतः सहमत हैं। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये कथन है। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। देखो विद्यार्थियों, एक होता है अर्जित और एक होता है जन्मजात।
तो संप्रेषण जो अर्जित का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो हम योग्यता के आधार पर अर्जित करते हैं। जैसे हम यदि आगे टीचर बनेंगे तो कोई ऐसे तो कोई टीचर बनेगा नहीं, यानी हम जब तैयारी करेंगे यानी कि हम योग्य हैं उस टीचर बनने के लिए, यदि हम योग्य हैं तो ही टीचर बनेंगे, तो यानी कि वो क्या हो गया, अर्जित हो गया। और कुछ होता है जन्मजात, जैसे जाति हमारी जन्मजात, इस प्रकार के ये जो है, जो पहले से जो मानसिक संकीर्णता बनाई गई है वो सारी क्या है, जन्मजात है। तो यहाँ पर अर्जित की बात की गई है कि संप्रेषण कौशल जो है वो क्या है, अर्जित है। संप्रेषण का मतलब क्या हो गया, जो संप्रेषण है यानी संप्रेषण करना, बातचीत करना, ये सारी जो चीजें हैं संप्रेषण कौशल, बातचीत किसी के साथ किस प्रकार हम जो है संवाद करते हैं, वो जो संप्रेषण कौशल है ये क्या होता है, अर्जित किया जाता है। कोई किसी से जो है कितनी अच्छी बात कर लेता है ना, वो उसमें क्या है, संप्रेषण कौशल डेवलप हुआ है, उसने इतना अभ्यास किया है, अपनी भाषा के प्रति उसकी जो जागरूकता है उसी के कारण उसका संप्रेषण जो कौशल है वो उसका जो है इतना अच्छा है। तो ये कथन क्या है, सत्य है, असत्य है, अव्यवहारिक है या फिर असंभव है। तो ये बिल्कुल सही है कि संप्रेषण कौशल जो है अर्जित किया जा सकता है। हम भी जो है यदि बार बार लगातार अभ्यास करते हैं या किसी से लगातार संवाद करते हैं तो हमारा भी ये कौशल जो है क्या हो जाएगा, बढ़िया तरीके से अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कथन क्या है, ये बिल्कुल सत्य है। ऐसी बातों का आपको जो है ध्यान रखना है विशेष रूप से। इसके बाद में है, एक शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं, तो हम इससे पूर्णतः सहमत हैं। आप इसको विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। हम इससे क्या है, पूर्णतः सहमत हैं। इसके बाद में है, शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका उपयोग करना चाहिए। किनका उपयोग करना चाहिए, जटिल शब्दों का, प्रश्नों का, चुटकुलों का, उदाहरणों का। यदि हम व्याख्यान का मतलब हम भाषण जब देते हैं या फिर कोई भी लेसन लेते हैं, लेक्चर देते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो भाषण है या फिर हम जो भी लेक्चर दे रहे हैं वो हमारा एकदम रोचक हो जाए, सारे लोग जो है हमारे व्याख्यान से प्रभावित हों, वो थोड़ा ज्ञानवर्धक भी हो। तो उसको ज्ञानवर्धक बनाने के लिए जो है हमें किसका उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वहां पर उदाहरण देने चाहिए, है ना। सबसे वरीयता में रखेंगे तो हम उदाहरण रखेंगे, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि प्रश्नों का भी रख सकते हैं, फिर थोड़े बहुत चुटकुले भी आ जाएंगे तो फिर जटिल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, उदाहरणों का प्रयोग हमें सबसे पहले करना है। इसके बाद में है कि प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए। प्राथमिक जो कक्षाएं हैं पहली से 5वीं तक, वहां पर प्राय संप्रेषण जो है, जो संप्रेषण है बातचीत का जो वहां पर माध्यम है वो कौन सी भाषा होनी चाहिए, क्या अंग्रेजी होनी चाहिए या राष्ट्रभाषा या विदेशी भाषा या मातृभाषा। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि जो प्राथमिक कक्षा है जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पर मातृभाषा में ही संप्रेषण होना चाहिए, यानी बातचीत जो होनी चाहिए वो किस भाषा में होनी चाहिए, जो भाषा बच्चा जो है वो जिस भाषा को एकदम अच्छे से समझे उसी भाषा में उसको ज्ञान देना चाहिए। तो यहाँ पर मातृभाषा एकदम राइट होगा। एक शिक्षक को अपने सार्थक संप्रेषण में आत्मसंतोष प्राप्त होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तो बिल्कुल हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि संप्रेषण जो है, कोई भी शिक्षक जो है अपने सार्थक संप्रेषण में आत्मसंतोष प्राप्त करता है। शिक्षक खुद जो है क्या करता है, खुद आत्मसंतोष कर लेता है कि हाँ मेरा जो संप्रेषण है वो एकदम अच्छा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ दूसरा जो है वो एकदम राइट होगा। इसके बाद में है, संप्रेषण कला में दक्षता समान रूप से पाई जाती है। संप्रेषण जो कला होती है उसमें दक्षता समान रूप से पाई जाती है, यानी कि ये बात कर रहा है कि एक व्यक्ति जो है, संप्रेषण कला सभी में दक्षता समान थोड़ी पाई जाएगी, यानी संप्रेषण कला, मेरी संप्रेषण कला ये है, कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है उसकी संप्रेषण कला अलग है, किसी की उच्च स्तर की है, किसी की निम्न स्तर की है, किसी की समान है। तो यहाँ पर सभी में ये जो दक्षता है ये समान नहीं है, यानी कोई कैसा बोलता है कोई कैसा बोलता है, एक जैसे कोई नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या समान रूप से पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती, क्या है, नहीं पाई जाती, समान रूप से नहीं पाई जाती है, दक्षता समान रूप से नहीं पाई जाती। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है। क्या सहायता करती है, कालांश पूरा करने में, काम बढ़ाने में, मनोरंजन करने में या शिक्षण को प्रभावी बनाने में। यानी हम जब पढ़ाते हैं तो वहां पर हमारी जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर है या फिर अभी जो डिजिटल बोर्ड है, ये सारी जो चीजें है ना, प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी की जो नई नई चीजें आई हैं, इससे हम जो पढ़ा रहे हैं, शिक्षण जो है वो एकदम प्रभावी बनाने के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा मेनली जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन होगा।
संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है? दक्षता की आवश्यकता संप्रेषण कला में दक्ष ज्यादा कौन होना चाहिए? शिक्षक होना चाहिए, किसान होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए या शिक्षार्थी होना चाहिए? तो यहाँ पर हम शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो है विशेष रूप से हमें यही ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा दक्षता किसमें होनी चाहिए? शिक्षक में होनी चाहिए। देखो शिक्षक में क्यों होनी चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि शिक्षक में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि शिक्षक जो है वो बच्चों को सिखाता है। खुद शिक्षक जो है ये संप्रेषण कला किस प्रकार बच्चों को शिक्षक ही सिखाता है, इस कारण ये शिक्षक में होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक। एकदम राइट है, शिक्षक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आप एक टीचर हैं, मध्याह्न अवकाश में आप यदि अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं तो उस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप चाय पान कर रहे हैं छुट्टी के टाइम में, तो वहां पर अवकाश में दोपहर में तो आप अपने साथियों के साथ भी बैठे हैं, तो उस समय आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या चाय पान व्यवस्था का निरीक्षण करना, विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, साथियों की आलोचना करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हम जो है विद्यालय से संबंधित कुछ समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर क्या होगा? यही होगा। बाकी गप्पे तो हम जो है मारते ही हैं, लेकिन ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि हम जो है यहाँ क्या करेंगे, कोई समस्या है उस पर बातचीत करेंगे। इसके बाद में है, जन चेतना उत्पन्न करने हेतु अध्यापक को करना चाहिए। जन चेतना यानी लोगों को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जन चेतना पर लेख प्रकाशित कराएं, जन चेतना पर अनेक व्याख्यान दें, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहें, या फिर जनमानस से बिल्कुल दूर रहें। ऐसा बिल्कुल दूर रहने वाला ऑप्शन होता है, एकदम नेगेटिव होता है ना, पहले उसको काट देना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है? सामाजिक कार्यों में हमें सक्रिय होना है। सबसे पहले क्या करना है? सामाजिक कार्यों में सक्रिय। हमें खुद जो है हम समाज के बीच रहेंगे तो लोग हमको देखेंगे, हमारी बातें सुनेंगे, तो अपने आप चेतन हो जाएंगे, अपने आप जाग जाएंगे लोग। तो सबसे पहला तो यही ऑप्शन जो है सटीक बैठ रहा है, सबसे पहले यही। बाद में हम ये कर सकते हैं कि हम जो है अनेक व्याख्यान भाषण दे सकते हैं, अनेक लेख प्रकाशित कर सकते हैं जिनको लोग पढ़ेंगे और जागरूक हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे सटीक ऑप्शन तीसरा है, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहें। इसके बाद में मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना बहुत घटी है या फिर बढ़ी है या कोई प्रभाव नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, मताधिकार की आयु कम होने पर शिक्षार्थियों में चेतना क्या है? चेतना बढ़ी है, घटेगी थोड़ी, चेतना क्या होगी? बढ़ेगी। पहले वोट देने की जो आयु थी, यानी मताधिकार यानी मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, पहले 21 साल आयु थी। 1965 में जो है हमारे जो 85 में हमारे जो मुख्यमंत्री बने थे कौन? राजीव गांधी जी। उन्होंने जो है इसकी घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। मताधिकार की आयु कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। उसके बाद से जो है लोग जो है पहले 21 साल के वोट देते थे, अब 18 साल के देते हैं वोट। तो पहले शिक्षार्थी जो है अब ज्यादा सक्रिय होंगे, शिक्षार्थियों में चेतना अब ज्यादा आएगी। पहले जो है हम 18 साल के होते थे तो समझते ही नहीं थे, लेकिन आजकल के जो युवा हैं 18 साल के, वो वोट देने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीजों के बारे में उनको जानकारियां मिली है। तो ये क्या है? चेतना बढ़ी है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तीसरा ऑप्शन। यदि आप कोई त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप बताओ क्या करोगे? आप यदि कोई पहले गलती कर देते हो तो उसके बाद में आप क्या करते हो? क्या आप दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे या फिर उसकी परवाही नहीं करेंगे, या आप अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार कर लेंगे, या फिर अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे? तो आपको क्या करना है? देखो यहां पर आप अपनी त्रुटि को स्वीकार करेंगे और क्षमा मांग लेंगे, ये जो है इसका एकदम राइट आंसर होगा, है ना। दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे, अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करेंगे। क्यों करेंगे भाई? दबाव में क्यों आएंगे? परवाह क्यों नहीं करेंगे? दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है? त्रुटि स्वीकार करेंगे। देखो पहले हम त्रुटि स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद उसकी क्षमा भी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे सटीक जो आंसर है वो कौन सा होगा? चौथा होगा। परिवार, समाज तथा राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए छात्राओं की शिक्षा अधिक आवश्यक है, या फिर छात्रों की शिक्षा अधिक आवश्यक है, या फिर किसी को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, या फिर दोनों की शिक्षा आवश्यक है? इसको तो ध्यान रखना ही है कि ये तो दोनों की जरूरी है शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी सजग रहना चाहिए। इस कथन से आप कितना सहमत हैं? यानी शिक्षक जो हैं उनका मेनली काम क्या होता है कि वो शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं हमें, लेकिन इसके अलावा शिक्षकों को विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है कि विद्यार्थी भाई हमारे स्कूल में आ रहे हैं तो उनके माता पिता तो उनके साथ आएंगे नहीं, तो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान वहां पर स्कूल में कौन रखेगा?
यानी छोटे जो बच्चे हैं, बीएसटीसी बेसिकली कक्षा 1 से 5 तक आप पढ़ाएंगे। यदि आप टीचर बनेंगे आगे तो आपको ध्यान रखना है छोटे बच्चों का स्वास्थ्य के बारे में भी आपको सजग रहना है कि कोई बच्चा जो है वो बीमार तो नहीं है, उसका भी आपको खास ध्यान रखना है। तो इस कथन से इसमें क्या बुरा है, हम इसमें पूर्णतः सहमत रहेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। लक्ष्य प्रधान संप्रेषण ही सार्थक होता है, आप इस कथन से कितना सहमत हैं? लक्ष्य प्रधान संप्रेषण ही सार्थक होता है, यानी हम जो हमारा जो संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए? लक्ष्य प्रधान होना चाहिए। तो इस कथन से आप सहमत हैं? कितना सहमत है? पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, आंशिक असहमत हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हम क्या होंगे? पूर्णतः सहमत होंगे, यानी हमारे संप्रेषण का क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या रहेंगे? पूर्णतः असहमत रहेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए? यदि हम जो है अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए भाई? उन्हें अनुशासित बनाना चाहिए, या उनमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, या उन्हें अधिक जो है पढ़ाना चाहिए, शिक्षण कराएं, या फिर परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी एवं पृष्ठभूमि बताएं। तो यहाँ पर हमें विशेष रूप से ये करना है कि उनमें हमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना है। सामाजिक जो दृष्टिकोण है कि समाज के प्रति जो है हमारा नजरिया जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। अच्छा नजरिए का जो है उसमें विकास हमें करना चाहिए। बाकी सारी जानकारी उसमें ही आ जाती है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसके बाद में है, आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक, आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक माना जाता है जो विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रकृति का विकास कर सके, या फिर विद्यार्थियों को आज्ञाकारी बनाए, या फिर विद्यार्थियों को ट्यूशन के लिए प्रेरित करें, या विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो। यानी ये सबसे बढ़िया है कि स्वतंत्र चिंतन का जो वो क्या कर रहे हैं, क्षमता, उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रकृति का विकास कर सके, या फिर छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता का, छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो। तो यहाँ पर क्या है, देखो कितने एकदम आंसर सब सारे सब कितने सही लग रहे हैं कि आज्ञाकारी बनाए, ट्यूशन के लिए प्रेरित कर सकें, या फिर विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रकृति का विकास कर सकें, या फिर छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है स्वतंत्र चिंतन, यानी बालक में स्वतंत्र जो चिंतन है, यदि उसका स्वतंत्र चिंतन एकदम परफेक्ट हो गया, स्वतंत्र चिंतन यानी वो खुद से चिंतन करने लग गया, मनन करने लग गया, विचार करने लग गया, वो उस छात्र में यदि शक्ति विकसित हो गई है तो वो आगे समाज में जो है किसी प्रकार से वहां पर जो है हर फील्ड में वो सफलता प्राप्त करेगा, समाज में हिचकिचाएगा नहीं, वो हर काम जो है करेगा। तो हमें एक अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थी में स्वतंत्र चिंतन का विकास करे, और पर स्वतंत्र चिंतन का विकास करे, विकास हो जाएगा उसमें तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएगा, वो आज्ञाकारी भी होगा, फिर वो जो है उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रकृति जो है वो खुद विकसित करेगा वहां पर। तो हमें ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा होगा। इसके बाद में आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय है, यह कथन है। यानी सेवारत जो शिक्षक है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिमुखीकरण का एक अच्छा उपाय है। बिल्कुल ये कथन सही है, सत्य है कि जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो सेवारत कार्यक्रम है होता है, ये अच्छा उपाय है। अभिमुखीकरण का क्या है? अच्छा उपाय है। तो यहाँ पर ये सत्य है। इस प्रकार ये जो टोटल 50 प्रश्न थे हमने पिछली क्लास के 25 और इस क्लास के 25 यहाँ पर हमने पूरे किए हैं। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से इन 50 सभी प्रश्नों की तैयारी करनी है, और इसी प्रकार की जो है आगे हम और क्लासें लाएंगे शिक्षण अभिक्षमता की, और आपके जीके की क्लास डेली चल ही रही है। चलिए इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। आप जो है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा सारा कुछ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।